क्या पढ़ रहे थे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़े थे ना? याद है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किसको कहते थे? हैं? एक्स कंपोनेंट क्या होता था? तो बताए थे? नहीं बताए थे? जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। तो यदि ऐसा रहा, लिखा हुआ सब होगा। ये वाला ए वेक्टर है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो ये वाला थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना? मॉड ए कॉस थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट मॉड ए साइन थीटा। और यदि इधर थीटा हो जाता तो इधर वाला कंपोनेंट कॉस में, और इधर वाला साइन में। इधर थीटा जिस एक्सिस के साथ कोण दिया रहेगा, उस एक्सिस की ओर, उस एक्सिस की ओर वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? कॉस। कॉस में होगा। और जिधर थीटा नहीं दिया रहेगा, उधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? साइन में। बात समझ में आ गया? हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? वेक्टर एडिशन। क्या चीज? वेक्टर एडिशन। सदिश, सदिशों का योग। सदिशों का योग। वेक्टर एडिशन आ जाइए। वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन लिख लिए। सदिशों का योग। सदिशों का योग। तीन तरह से सदिश को जोड़ते हैं। तरह से, तरह से। एक को कहते हैं, एक को कहते हैं क्या चीज? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक को क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम है। दूसरा को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश योग का, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तीसरा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। सदिश योग का बहुभुज नियम। सदिश योग का बहुभुज नियम। ठीक है? तीन तरह से सदिश को जोड़ा जाता है। इसको जोड़ने के लिए तीन नियम बनाया गया है। पहला को कहते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। लिख लिए? क्या?
पहला हेडिंग लगाइए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। लिख लिए, पहला लगाए हेडिंग। देखिए, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है। सदिश योग का त्रिभुज नियम में कहता है कि एक सदिश के हेड पर दूसरा सदिश के टेल को रखते हैं। ये बात समझ में आया। एक सदिश के हेड पर दूसरा सदिश के टेल को रखते हैं, तो जो खाली वाला टेल रहा वहां से लेकर खाली वाला हेड तक परिणामी सदिश होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये बात समझे। जैसे एक वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर। अब बी वेक्टर को ऐसे लेना है कि इसके हेड पर बी वेक्टर का क्या रहे, टेल रहे। तो ये बी का टेल हो गया और ए का क्या हो गया, हेड। मैं बात समझ में आया। अब ये इस पर कुछ नहीं रहा, ये वाला कुछ नहीं रहा, तो यहां से यहां तक ये वाला क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो यही वेक्टर। तो परिणामी सदिश कहेंगे पीला वाला को, या इसी को कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आया। या तो परिणामी सदिश कहिए, परिणामी का मतलब हो गया इस दोनों को जोड़ने के बाद जो मिला परिणाम, उस परिणामी उसको ही कहते हैं परिणामी सदिश। ये बात आपको समझ में आया। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जब दो वेक्टर को जोड़े, कैसे जोड़े, एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल रखे, तो जो खाली वाला टेल से खाली वाला हेड तक हुआ वो क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश। बात समझ में आया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। पहले नियम लिख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल बनने के लिए कुछ कंडीशन होता है। कोई भी त्रिभुज का भुजा के बीच एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है, कि कोई भी दो गो छोटी भुजा को भी या कोई भी दो भुजा को जोड़ेंगे तब पक्का तौर पर वो तीसरी भुजा से बड़ा। मान लीजिए ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, तो दो कोई भी भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या रहेगा वो, तब ये त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहां पर भी जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों को जोड़ने से कम रहेगा। कम रहेगा, दो को भुजा को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, उससे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम रहेगा। अभी तो बोले अरे ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो इससे क्या रहेगा, कम रहेगा। मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे, वेक्टर को नहीं जोड़ेंगे। वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। बात समझ में आया। अभी बताते हैं, पहले लिखिए तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसको कहेंगे। लिखिएगा, व्हेन द टेल ऑफ ए वेक्टर, व्हेन द टेल ऑफ ए वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेडिंग लगा लिए ना। हाँ, उसके नीचे से लिखिए, व्हेन द टेल of a vector is kept on the head of other vector, then from pre till to
फ्री टेल टू फ्री हेड is the resultant vector resultant vector हो गया। लिखिएगा, जब किसी एक सदिश के टेल को 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 दूसरे सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के हेड पर रखा जाता है तो स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक परिणामी सदिश होता है। स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक परिणामी सदिश होता है। स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक परिणामी सदिश होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। दो गो वेक्टर पहले मान लेंगे, एक वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर कौन सा, बी वेक्टर, और लिखा हुआ है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा। मतलब सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण कितना है, थीटा है। बात समझ में आ गया। ए और बी के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो अब इस दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। कौन सा नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। बात समझ में आ गया। क्या करेंगे, एक वेक्टर को लाएंगे, इस वेक्टर को जैसे था वैसे ले आए, ये वेक्टर को जैसे था वैसे ले आए, यहां से पकड़े उठा कर ले आए। कौन वेक्टर था, ए वेक्टर। जितना लंबाई लगभग इसका उतना ही लंबाई इसका भी लेंगे। दूसरा वेक्टर को पकड़ कर लाए, इसका टेल को इसके हेड पर ऐसे रखेंगे, नहीं रखा गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया, बी वेक्टर। अब जो खाली वाला टेल बचा, ये वाला टेल से ये वाला हेड तक, ये कौन सा वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसी का हम लोग को लंबाई निकालना है कि यहां से यहां तक का दूरी क्या है, और प्लस ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये वाला कोण कितना। ठीक है, अभी फिलहाल बोल रहा है कि ए और बी के बीच का कोण कौन सा हो, तो क्या ये दोनों के बीच का कोण होगा थीटा है, यही कोण ना होगा। ये असर कर, कहां से पढ़ा है, कहां पढ़ लिया, बताओ कौन सा कोण होगा। खड़ा होइए, खड़ा हो जा। दो वेक्टर के बीच का कोण किसको कहते हैं, कैसे काम चलेगा बोलिए।
2-3 महीना पहले आए भी, अब पढ़ियो नहीं रहे। तू बता, मारेंगे मुंह में। पहले तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पूछ रहे हैं। तू बता, ऐसे ही चल आया खाली मुंह उठा के। अरे हिंदी में बोलो ना, कोई जरूरी नहीं कि इंग्लैंड वाला हमको पहचानेगा। हाँ, जो इसे बोला है, समझ, साइंस का मतलब है यहाँ इमेज बनना चाहिए। हिंदी इंग्लिश उर्दू से मतलब नहीं है साइंस को, जिस भाषा में समझ में आ जाए। बोलिए। क्या बताए थे? जब दो वेक्टर का या तो दोनों का टेल या तो दोनों का हेड एक बिंदु पर मिले, तो क्या यहां पर दोनों का टेल या दोनों का हेड मिल रहा है, तो ये वाला कौन होगा? हम बोले ये वाला कौन होगा, तो कहता है हाँ सर। गड़बड़ बात ना है, हम बोलेंगे वो सही थोड़ी ना होगा। अरे तुमको पढ़ा दिए पीछे, तो तुमको तो भी पता होना चाहिए कि ना ये कौन नहीं है सर। मतलब हम साइंस पढ़ने का क्या मजा है, हम महात्मा जी थोड़ी ना है। महात्मा जी जो अपने प्रवचन में कहते हो, जो बोल दिए वो अमृत वाणी। हिंदू धर्म में जो महात्मा जी प्रवचन नहीं करते हैं, देखे हैं, वो जो बोले वो अमृत समान वाणी हो। सुन लिए मतलब अमृत पी लिए। यहाँ साइंस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जो बोल दिए वो सही हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ सही जो नियम कहेगा, फिक्स के अनुसार जो पढ़े हैं अभी तक समझे हैं, तो क्या ये वाला कौन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एक का हेड है, ए का हेड है और बी का टेल है तो छोटा वाला आएंगे, लेकिन एक वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर का टेल है, इसलिए दोनों वेक्टर के बीच का कोण वो वाला नहीं होगा। अब हम अपने इमेजिन करेंगे। क्या इमेजिन करेंगे? कि एक इस वेक्टर को, ए वेक्टर को ऐसे इमेजिन करके बढ़ा लिया, यहां पर चला गया। अब इस वेक्टर को नहीं मानेंगे, इधर वाला, अब ये वेक्टर ये हो गया बी वेक्टर, और ये वाला इधर हो गया ए वेक्टर, तो छोटा वाला कोण ये वाला बनेगा, तो ये वाला कहलाएगा दोनों वेक्टर के बीच का कोण। ये अब ऐसा इमेजिन हम अपने मन में कर रहे हैं कि ये एक वेक्टर को इधर आगे बढ़ा दिए, तो यहां पर दोनों का टेल, बी का पहले से टेल था और इसको ढकेल के ले गए इधर, तो इसका भी कैसा आ गया, टेल आ गया। दोनों वेक्टर का टेल मिला, और वहां पर ये वाला एक बाहर वाला कोण बनेगा पूरा, और अंदर वाला छोटा कोण, ये जो छोटा कोण रहता है उसी को कहते हैं दो वेक्टर के बीच का कोण। बात समझ में आया? बताया हुआ बात है इसलिए पूछे, लिखा है ना। बात समझ में आया? यही बस होता है फिजिक्स में, कोई बात कठिन नहीं। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट, लेकिन लगता सबसे कठिन है। कारण बस छोटा सा कि पीछे पढ़ाए वो अपडेट रखिएगा तो लगेगा बहुत आसान। पीछे पढ़ाए जो नहीं याद रहेगा, नहीं समझ में आया हुआ रहेगा, कुछ नहीं समझ में, इसकी गारंटी। बात समझ में आया? यहां समझने की गारंटी तभी होगा जब आप पीछे जो पढ़ाया गया है वो अपडेट रखिए। अभी एक एक बात ये सब पूरे 12th क्लास में यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि सब हवा में पढ़ा रहे हैं बस ऐसे पढ़ा के छोड़ते जाएंगे, एक एक बात का यूज आना है। बात समझ में आया? पीछे नहीं पढ़िएगा, नहीं समझ में आया हम कुछ नहीं कर सकते, कोई टीचर फिजिक्स वाला कुछ नहीं कर सकता। भले आपको बुड़बक बना लेगा, कहेगा हम समझा लेंगे, समझा कैसे लेगा वो? तो पीछे वाला आइए नहीं रहा, अभी हम ये कौन मान लेते हैं और कुछ कुछ कर देते, वैसे थोड़ी ना होगा। आपको समझने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको पूरा पीछे अपडेट रखिए, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, ये उजला वाला का लेंथ निकाल। बात समझ में आया? हम क्या करते हैं, यहां से एक लंब डाल देते हैं दोनों के हेड से, यहां से एक लंब डाल। बात समझ में आया? ऐसा देखने में लगेगा कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग एक नियम पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम, याद है? पाइथागोरस थ्योरम याद है? हम नहीं पढ़ाए हैं, पहले से पढ़े हुए, छठवें क्लास से पढ़ाया जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब दिक्कत क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी को तो कहेंगे मॉड ए वेक्टर, यहां से यहां तक की दूरी को कहेंगे मॉड बी वेक्टर, लेकिन ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है,
ये बी हो गया, ये सी हो गया, या सी यहां दे दीजिए, डी यहां दे, ठीक है। तो ये वाला ए डी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां से यहां तक की दूरी मालूम है, लेकिन ये दूरी अभी मालूम नहीं है, और ये भी दूरी मालूम नहीं है। तो सबसे पहले उस छोटा वाला ट्रायंगल से, या जो अभी बताए थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से, अब देखो इधर वाला कंपोनेंट इस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉड बी कॉस थीटा। नहीं करता है, समझा, यही समस्या है। अभी बताए थे ना, ये देखो जी, इधर एक्स एक्सिस जैसा मान लो, इधर बाई एक्सिस जैसा मान लो, तो इधर क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा, या ये बी वेक्टर है तो मॉड बी कॉस थीटा, और ये वाला ऊंचाई कितना होगा, मॉड बी साइन थीटा। और नहीं बुझाता है तो फिर वही नियम लगाओ, छोटका ट्रायंगल में लगाएगा, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या लिखेंगे, ये बी डी निकालने के लिए सबसे पहले बी सी का वैल्यू यदि लिखेंगे तो मॉड ऑफ बी वेक्टर होगा, टेल से हेड तक की दूरी को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नहीं तो ये बी वेक्टर है तो इसकी लंबाई को कहेंगे मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब लगाएंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो गया कितना बी डी, और कर्ण कितना हो गया बी सी, कर्ण कितना हो गया बी सी, तो कितना आ जाएगा बी डी बराबर आ जाएगा बी सी कॉस थीटा, बी सी का वैल्यू कितना आ गया था, देखो यहां मॉड बी कॉस थीटा, ये बी डी का वैल्यू आ गया। इसी तरह से हम लोग को डीसी का या सी डी का वैल्यू चाहिए, तो फिर इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लगाएंगे, तो लंब बटा कर्ण, फिर अगेन उसी ट्रायंगल में पुनः इन ट्रायंगल कौन सा बी सी डी, बताइए अब की बार लगाएंगे साइन थीटा, तो लंब लंब हो जाएगा डीसी और बटा बीसी, तो बताइए डीसी बराबर क्या हो जाएगा बीसी साइन थीटा, होगा या नहीं, बीसी साइन थीटा। अब बीसी का वैल्यू यहां लिखे थे, कितना आ जाएगा बीडी का वैल्यू, डीसी का वैल्यू हो जाएगा कितना, बीसी का वैल्यू आ गया मॉड बी और साइन थीटा। अब हमको लगाना है बड़का ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ए डी सी में, क्या चीज इन ट्रायंगल ए डी सी क्या लगाएंगे, सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो आपको एडी का वैल्यू चाहिए, तो एडी बराबर क्या लिखेंगे बताओ कोई, क्या चीज लिख लिख बोलो बोलो बोलो, जो बोलना है बोलिए ना, कोई दिक्कत। हाँ ए बी प्लस बी डी, क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी डी, नहीं आ जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी को क्या लिखेंगे ए बी और प्लस बी डी, नहीं आ जाएगा, तो ए बी का वैल्यू कितना लिख देंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर, और बी डी का वैल्यू देखो यहां निकाल कर रखे हुए हैं मॉड बी कॉस थीटा, निकाले हैं, तो ए डी का वैल्यू आ गया, और इस डीसी का वैल्यू तो डायरेक्ट निकाले हुए हैं, डीसी का वैल्यू देखो यहां निकला हुआ है मॉड बी साइन थीटा। अब इसी ट्रायंगल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, क्या चीज एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो दिक्कत है, अब वैल्यू रख दीजिए इसमें सब, तब एडी का वैल्यू लाए हुए हैं, डीसी का वैल्यू लाए हुए, ठीक है, और इसको एडी को कहेंगे, एसी को कहेंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर, क्या कहेंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर, इसको कहेंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसी को कह सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, या तो ए सी स्क्वायर कहें या तो ये स्क्वायर कहें, ठीक है, और इसके बराबर, या इसको नहीं भी लिख सकते बाद में लिखेंगे, और एडी का वैल्यू यहां निकाल कर रखे थे, क्या गया एडी का वैल्यू मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा है, इस एडी के जगह पर रख दिए इसका स्क्वायर, और डीसी का वैल्यू भी रख दिए कितना मॉड बी साइन थीटा, और इसका नहीं हो गया ये, अब इसको देखिए ए मानिए और इस पूरे को बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बता सकता है, बताओ तुम, चलो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला,
2ab। चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छा। क्या होता है, मॉड आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहां पर मॉड ए स्क्वायर होगा। बी के जगह पर पूरा है मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह पर मॉड ए और बी के जगह पर मॉड बी कॉस थीटा, दोनों ना है। इसका ब्रैकेट को खोल दिए, ये आ गया ऐसा, और उसके ब्रैकेट को भी खोलेंगे, ऐसा खोलेंगे, देखिएगा मॉड बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा था, मॉड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए इसको लिखेंगे मॉड ए स्क्वायर, और इसमें देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर बचेगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, कितना होता है 1, और प्लस बचा रहेगा 2 मॉड ए कॉस थीटा, नहीं, मॉड ऑफ आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हो गया नहीं, इधर स्क्वायर था उधर जाकर रूट, यहां पर कितना हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर पड़ेगा, इस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 भी, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बचा हुआ रहे 2 मॉड ए मॉड बी, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला गलती से भी नहीं भूल, हाँ, अब बात समझे, अब भूलेगा तो होगा क्या, ऐसा थोड़ी फांसी हो जाएगा, बात समझे। यदि सीखना चाहते हो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, बात समझ में आया। बहुत सा बिना पढ़े भी लिखे हो भी पैसा कमा रहा है, आप पढ़ने आए हैं तो पढ़ने वाला तो पढ़ने वाला फील्ड में रहना ही चाहिए, ठीक है। बाद की बात सोचेंगे, पहले आप इसको लिखिए, जहां भी दिक्कत हो वहां पर बोलिए, हम फिर से समझाएंगे। पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद फिगर बनाइए, फिर यहां से लिखिए, आप नीचे लिखते जाइएगा, बगल में मत लिखिएगा।
लिखा जी। अभिषेक कौन है? ये ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। डेरिवेशन थोड़ा देर के लिए नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेक्टर को जोड़ना है तो 3 गो नियम है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो कोई भी 2 वेक्टर, जैसे स्केलर को जोड़ने के लिए हम लोग बचपन में सीख लिए अंगुली पर कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं, लेकिन वेक्टर को जोड़ते समय उस सब नियम का पालन हम लोग नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो इसी नियम का पालन। और वेक्टर में एक चीज और होता है, क्या होता है? डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो अब हमको ये तो पता होगा कि ये वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। बी वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वेक्टर का डायरेक्शन से कोण बता देंगे। यदि ये पूरब की ओर है ए वेक्टर, तो पूरब से अल्फा डिग्री इधर, तो अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। बात नहीं समझ में आया? अरे ये अल्फा ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में होगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या कोई और डायरेक्शन, तो हम लोग कह सकते हैं ना ये कोण किसी तरह से निकल जाए तो जो कोण आ जाएगा उतना डिग्री कहेंगे इस वेक्टर से इधर की ओर। जो इधर होगा, यदि इधर ईस्ट मानेंगे इधर नॉर्थ मानेंगे, तो ईस्ट से अल्फा डिग्री नॉर्थ की ओर। लेकिन अल्फा का मान चाहिए हमको, फिर तो अल्फा का मान निकालने के लिए इस बड़का ट्रायंगल में, फिर से बड़का ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, यहां से ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो लंब बटा आधार को कहते हैं tan थीटा। मतलब tan अल्फा बराबर लगाएंगे तो लंब और बटा क्या चीज, आधार। क्या लगा देंगे, tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को क्या लगाना होगा,
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर, क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर, बताइए, tan अल्फा बराबर ऊंचाई और बटा आधार, ऊंचाई हो जाएगा DC और आधार हो जाएगा AD, नहीं तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, DC बटा AD, और दोनों का वैल्यू हम लोग पहले से निकाले हैं, देखिए यहाँ DC का वैल्यू आया हुआ है मॉड B साइन थीटा और AD का वैल्यू आया है मॉड A प्लस मॉड B कॉस थीटा, क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर, बोलिए, मॉड B साइन थीटा, DC का वैल्यू अभी लिखे हैं आप कॉपी में देखिए, और AD का वैल्यू आया था मॉड A प्लस मॉड B कॉस थीटा, नहीं तो दिक्कत है, अल्फा बराबर इसी को लिखेंगे ना, तो इधर है tan अल्फा तो उधर चल जाएगा tan इनवर्स, क्या इसको पढ़ेंगे, tan इनवर्स, क्या पढ़ेंगे, tan यूनिवर्स नहीं इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, बात समझ में आया, इनवर्स का मतलब हो गया tan का उल्टा, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 12th क्लास के मैथ में पढ़ना भी है, बात समझ में आया, tan इनवर्स मॉड बी साइन थीटा और बटा मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, ये किसके किसके बीच का कोण है अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का कोण है, ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, बात समझे, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण, के बीच का कोण, मैं बात समझे, कोई दिक्कत है, बात समझ में आया, इसको आप लिखिए परिणामी सदिश की दिशा, दोनों डायरेक्शन भी याद रखना होगा, ऐसा नहीं कि केवल मैग्नीट्यूड से काम चलेगा, डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा।
देख लिए? देखिए देखिए, अब ऐसे तो है कि तीन तरह का केस लिखते हैं हम लोग सामान्यतः, लेकिन एक क्वेश्चन पहले करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से प्रयास करते हैं दो वेक्टर को जोड़ने का। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर ड्यू ईस्ट and b vector is equal to 4 meter due 37 degree east north of east find the resultant vector of resultant vector, बस देखिए पहले वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा। पहले डिफाइन करना नहीं बताए हैं, पहले देखिए वेक्टर कैसे लिखना सिखाएं। पीछे पलटिए ना आप। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट करना सिखाए थे। उससे उससे पहले बनाइए दोनों वेक्टर को, उसके बाद जोड़िए। डायरेक्ट जल्दीबाजी में नहीं करना है, एकदम स्थिर से पढ़िएगा, मजा आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले वेक्टर को डिफाइंड करिए। कैसे डिफाइन करेंगे? पहले हम लोग ले लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बताए थे ऊपर की ओर क्या लेना है, और इस साइड ईस्ट, और इधर अब एक वेक्टर बोला, कौन सा डायरेक्शन में है वेक्टर? 3 मीटर ड्यू ईस्ट, ये 3 मीटर हो गया। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है ना। दूसरा वेक्टर बोला 4 मीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब पूरब से 37 डिग्री कौन सा डायरेक्शन में? उत्तर की ओर। तो ये वाला कितना हो गया? ये हो गया 4 मीटर। नहीं हो गया? हुआ या नहीं? और ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। ये वाला कोण कितना बोला? नहीं, कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? जो बोला, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखे कि एक वेक्टर है ईस्ट की ओर, दिखा दिए। मान लीजिए इधर ईस्ट, कॉपी पर सामान्य रूप से नहीं कुछ बोला जाएगा तो दाहिनी ओर को क्या मानेंगे? ईस्ट, और ऊपर के डायरेक्शन को क्या मानेंगे? नॉर्थ। नॉर्थ के उल्टा डायरेक्शन को कहते हैं साउथ, और ईस्ट के उल्टे डायरेक्शन को क्या कहेंगे? वेस्ट। पहला वेक्टर बोला ईस्ट की ओर तो ईस्ट की ओर दिखाए। दूसरा वेक्टर बोला 4 मीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ, कहां से? ईस्ट से, तो ईस्ट से 37 डिग्री इधर ले आए। अब इस दोनों वेक्टर को जोड़ना है।
जोड़ने के लिए अभी हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, ट्रायंगल। ये तो हम लोग यही पढ़े हैं, ट्रायंगल लॉ के अनुसार क्या बताए थे, बताइए। एक वेक्टर, यहां पर यदि कोई पूछेगा कि ये वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना डिग्री है, 37 डिग्री है। दोनों देखो यहाँ पर टेल मिल रहा है या नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना डिग्री, 37। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 37 डिग्री। बात समझ में आया। यदि रिजल्टेंट वेक्टर हमको कोई कहेगा दिखाने के लिए फिगर से, तो एक वेक्टर ट्रायंगल ला लगा रहे हैं, ये वेक्टर को ले आए, इसकी लंबाई कितना है, और ये वाला हो गया 4 मीटर, इसके टेल को इसके हेड पर, ट्रायंगल ला में यही पढ़े थे, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल पर रखते हैं, या ऐसे कहिए एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल रखते हैं। रख दिए, ये बी वेक्टर था, कितना मीटर, अब यहां से यहां तक ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये वाला क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। ये वाला कोण होगा कितना डिग्री, 37 डिग्री। नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला आया था पहले, किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जो जो चीज दिया हुआ है, मॉड ए का वैल्यू कितना है 3, मॉड बी का वैल्यू 4, 3, 4 और कॉस 37। कॉस 37 का मान नहीं जानते हैं कितना, 4/5। बात समझे, एक टेबल बनाकर यहीं पर लिखिए लीजिए। बात समझ में आया। यहां पर लिख लीजिए साइन, और यहां पर लिख लीजिए कॉस, और यहां पर लिख लीजिए टेन। बात समझ में आया। जो जो वैल्यू जानते हैं हम सब लिखा दे रहे हैं। ठीक है, पहले 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होता है, ये 0 डिग्री रखें, तो कॉस 0 का मान, टेन 0 का मान 0 नहीं। उसके बाद किसका मान जानते हैं हम लोग, 30, साइन 30 का मान और कॉस 30 का मान √3 और टेन 30 का मान 1/√3। ये तो मान जानते ही थे। 37 का मान, हाँ 37 का मान देखिए, जब भी किसी त्रिभुज की भुजा, देखिएगा त्रिभुज की भुजा 3:4:5 में, मतलब एक भुजा की लंबाई 3 मीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 4 मीटर और तीसरी भुजा की लंबाई 5 मीटर, तब पक्का तौर पर ये एक समकोण त्रिभुज होगा। नहीं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 और 16 25, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम का पालन कर रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम जब तभी लगता है जब एक कोण कैसा हो, समकोण हो। जब तक किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण नहीं रहेगा तब तक पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। अब इसका उल्टा भी सही है कि कोई ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का पालन हो रहा है, इसका मतलब वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नहीं। अब समझिए, इस छोटी भुजा के सामने वाला कोण होता है 37 डिग्री, होता है थोड़ा सा कम, 36.9 होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग मोटे मोटे लेकर चलेंगे कितना, 37, और ये होता है कितना 53 डिग्री, या फिर कहिए 53.1 होता है। कि लगभग हम लोग कितना लेकर चलेंगे, 53 डिग्री। अब यहां से लिखिएगा तो देखिए साइन 37 का मान, साइन 37, तो साइन 37 लंब बटा कर्ण होता है। अरे साइन बराबर क्या होता है, साइन 37 का मान लिखेंगे तो लंब P/H है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यह आ जाएगा 3/5। साइन 37 का मान कितना आ गया, 3/5। कॉस 37 का मान इसी तरह लिखेंगे तो आधार बटा कर्ण P/H, तो 4/5 नहीं आ जाएगा, कितना आ गया 4/5। और tan 37 का मान कितना हो जाएगा, P/B मतलब 3/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है 45 का मान, बताइए
45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2, और ये कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है। उसके बाद कितना का मान रखेंगे 53 डिग्री का, साइन 53 का मान। अब ये कोण देखो, इस कोण के लिए ये लंब का काम करेगा, तो साइन 53 बराबर लिखेंगे इस कोण के लिए सामने वाला भुजा लंब, तब अभी भी वही P/H, मतलब कितना आ जाएगा 4/5, फॉर्मूला वही P/H ही है, लेकिन इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार और ये कर्ण तो रहेगा ही, तो कितना हो जाएगा 4/5, और ये कितना हो जाएगा 3/5, और ये कितना होगा 4/3। नहीं बात समझ में आ गया। और 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2, और कॉस 60 का मान 1/2, और ये कितना हो जाएगा √3। और 90 का मान है 1, 0 का परिभाषा। नहीं हो गया, इसमें दो वैल्यू हम बताएं, बीच बीच में जरूरत पड़ते रहता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। अभी हम लोग को जो जरूरत है उस पर आते हैं, इसको साइड कर देते हैं, ठीक है, अभी लास्ट में लिख लीजिए। अब बताइए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3×9 + 16 और 2 × 3 × 4 और साइन 37 का मान, कॉस 37 का मान, कॉस 37 का मान 4/5। नहीं हो गया, जो आ जाए कितना आ जाएगा 25 और प्लस 16 और गुना 6, 16 गुना 6 96 होता है, 96/5, नहीं, और ये आ जाएगा 125 एलसीएम लेंगे तब, और प्लस 96 कितना आ जाएगा बोलो, 6 5 11 और 10 और 2 12 और 2, अभी नहीं कटा, जो आ जाए इतना मीटर है, ठीक है। इसी तरह से अल्फा का मान भी निकालना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। ये वाला कोण, ये कौन सा डायरेक्शन था वो तो मालूम है, पूरब की ओर। अब अल्फा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा क्या चीज, tan अल्फा बराबर, बताइए, क्योंकि tan अल्फा बराबर क्या चीज, मॉड b साइन थीटा और बटा मॉड a प्लस मॉड b कॉस थीटा। बताइए ये मॉड b का वैल्यू 4 और साइन 37 का मान 3/5, साइन 37 होगा ना, लिख दे एक लाइन और, बात समझ में आ रहा है। ये 37 का मान हो गया प्लस बटा में 3 प्लस 4 और 4 नहीं हो जाएगा, ये tan अल्फा बराबर आ जाएगा 12/5, और ये आ जाएगा 15 + 16/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो tan अल्फा बराबर आ रहा है ये tan अल्फा बराबर क्या आ गया 12/31, तो ये आ जाएगा अल्फा बराबर क्या चाहिए tan इनवर्स 12 नहीं हो गया। लिखेंगे डायरेक्शन के साथ, तो कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर क्या क्या हो गया, पहले कितना आया था, जो आया मैग्नीट्यूड वो लिखेंगे 121/221/5 मीटर, ट्यू कितना डिग्री tan इनवर्स 12/31, कहां से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नहीं आ गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, बात समझ में आया। फिर से बताएं, देखिए अस्थिर से फिर से एक बार बताते हैं। देखिए सबसे पहले दो वेक्टर था उसको डिफाइंड किए, एक पहला वेक्टर बोला पूरब की ओर, तो पूरब की ओर रख दिए, दूसरा वेक्टर बोला क्या चीज, पूरब से 37 डिग्री उत्तर की ओर, तो ये कौन 37 डिग्री, इसकी लंबाई 4 मीटर। हम लोग को इस दोनों वेक्टर को कहा जोड़ने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का मतलब क्या हो गया, जोड़ने के लिए। तो जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े हैं, तो एक वेक्टर के हेड पर दूसरा का टेल रखे, फ्री टेल से फ्री हेड तक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है।
और इस सब जोड़ करके हम लोग एक रिजल्ट ला चुके थे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब इसमें सब का मैग्नीट्यूड रख दिए, ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4, सब कुछ रख दिए, दोनों के बीच का कोण कितना था 37, रखे कैलकुलेशन किए जो आ जाए। बात समझ में आया? अब डायरेक्शन के लिए, चूंकि ये पूरब की ओर था ए वेक्टर, तो इससे बोला कितना डिग्री, अल्फा डिग्री, और अल्फा का मान हम लोग निकाले, मॉड बी साइन थीटा बटा मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। साइन यहां 37 डिग्री था, तो साइन 37 का मान 3/5 और नीचे कॉस 37 का मान 4/5 रख दिए, जो कैलकुलेशन आ गया। इसको उसी तरह लिखे, क्योंकि ये जो अल्फा आया था, अल्फा किससे कौन था, पूरब से, तो पूरब से इतना डिग्री, हाँ नॉर्थ की ओर, पूरब से कितना डिग्री, उतना डिग्री नॉर्थ की। बस ऐसे ये वैल्यू, इसमें दो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये वाला लास्ट में लिख लीजिएगा, पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का यहां से, और उसके बाद लास्ट में वो भी पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। चलिए लिखिए।